जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है। बताना इन 4 कथनों में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही कथन है। देखिए भाई, आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, 5.6 pH मान से कम मान वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में जाकर मिलता है तो नदी के जो जल का पीएच मान होता है वो भी क्या है, कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के पीएच को कम कर देती है। बाकी सभी कथन क्या है, असत्य हैं। ठीक है, अगला है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या फिर महानदी। अब देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। असम का शोक कहा जाता है भैया ब्रह्मपुत्र नदी को, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा हुआ, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा महानदी को। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाओ, बहुत ही काम आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। असम में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर केरल में। देखिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट मतलब क्या है, मरुभूमि। मरुभूमि से हिंदी में कहा जाता है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे भैया ये राजस्थान के जैसलमेर में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहे मेरी, वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण क्या है। जो जीवाश्म ईंधन है साथियों, इनके दहन से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण होता है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण होता है। तो मेरे भैया जीवाश्म ईंधन अर्थात जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और इनके द्वारा क्या है भैया, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। जाइलम, मूल, रंध्र या फिर छाल। भैया हम सभी जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया करते हैं और ये होती है पौधों की पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में कैसे होती है, देखिए पत्तियों में क्या है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह क्रिया कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन डी रिहंद। यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, जो है कहां पर, तो मेरे भैया ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां है, उत्तराखंड में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर है और ये भागीरथी नदी पर बनाया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बताइएगा सतलज नदी पर। ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए
अगला प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट में CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग। इन चार में से यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में साथियों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 1:2:1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताएं आप लोग इन चार में से कौन सा कथन सही है। आप सभी लोग जल्दी से इनको रीड करें और बताएं आंसर क्या होगा। और भाई मेरे, आपका स्कोर क्या रहता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने कितना स्कोर किया हुआ है। चलिए इसका भाई जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है, गर्म हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य उत्तरदायी गैस है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। जो साथियों हमारा भारत है, ठीक है, भारत का साथियों पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताना है कितना है। बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो मेरे भैया पूरब से पश्चिम अर्थात यहां से लेकर यहां तक इस तरह से ये जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अर्थात करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह से, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण भैया 2933 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरब से पश्चिम 3214 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। कछुआ, अमीबा, फर्न या फिर व्हेल। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भैया सरीसृप होते क्या हैं, भैया मेरे ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो कि रैंक कर चलते हैं उनको हम सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, आधे पोर्शन को पहले आगे बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे आधे पोर्शन को। जैसे एग्जाम्पल पर बताएं आपको हम, जैसे मगरमच्छ हो गया। मगरमच्छ की आप चाल देखना, वो रैंक कर चलता है, आधे आधे पोर्शन को वो आगे बढ़ाता है। अर्थात मगरमच्छ क्या है, सरीसृप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छिपकली भी क्या है, सरीसृप होगी। कछुआ भी क्या होगा, सरीसृप होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। बताएं आप लोग वह कौन सा शैवाल है जिसको अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लोरेला जो कि एक शैवाल है, इसको साथियों अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है तो बताइएगा फाइकोलॉजी। ओके, चलिए अगला है, मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड, मालवा, विंध्याचल या फिर बंगेलखंड। बताएं आप लोग जो मटकी नामक लोक नृत्य है यह मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो मटकी नामक लोक नृत्य साथियों यह मध्य प्रदेश के मालवा का परंपरागत नृत्य है जो कि साथियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर, चलिए काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट या फिर सीडोराइट। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट करें क्या होगा। तो भैया यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। काली मिट्टी जिसको हम रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
इसका निर्माण बेसल चट्टान के टूटने से होता है। यदि आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो बताइएगा काली मिट्टी। अगला है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, बताएं आप लोग। 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 डिग्री सेल्सियस। देखिए साथियों, जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन इस 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें, न्यूनतम आयतन। ओके, चलिए, रोनाल्ड रास का संबंध है निम्न में से किससे है? सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे और बहुत जल्दी मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो मैं आपको लाइव टेस्ट लूंगा आपसे, तो इसमें आपको पता चलेगा वास्तव में कि हमारी तैयारी किस तरह से है, हम कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, चलिए, हैजा, चेचक, मलेरिया, बताएं यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि साथियों जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, क्या है, मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। इसकी साथ जो खोज है वो रोनाल्ड रास ने की थी, जिसके लिए साथ उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर किससे जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, मलेरिया के साथ उनका संबंध है। अगला है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो त्रिपुरा है साथियों, यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चलिए कमेंट करिए, ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर नागालैंड। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भैया ये असम में है। पूछा जाए काजीरंगा कहां पर है तो वो भी असम में है। ठीक है, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भैया, वो भी असम में है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, सोना, चांदी या फिर तांबा। चलिए, तो भैया मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा अर्थात कॉपर धातु का प्रयोग किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो बताइएगा सोना। और विद्युत चलन के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है, मतलब सर्वाधिक विद्युत चलन किसमें होता है तो बताइएगा चांदी में। अगला है एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का क्या कारण है? देखिए भैया, एकल परिवार में की अपेक्षा जो संयुक्त परिवार होते हैं इनमें क्या है, जो व्यक्तियों का कार्यभार कम होता है। इसका रीजन क्या है भैया, बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। इसका मेरे भाई ये रीजन है कि संयुक्त परिवार में क्या है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए क्या है जो काम होता है वो सभी में क्या है बट जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और बात करें एकल परिवार में तो देखिए एकल परिवार में क्या है भैया, पति पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे हैं। अब जो काम पड़ेगा वो भैया उन्हीं को करना पड़ेगा, थोड़ी कोई पड़ोसी काम करने आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। कवकों का भैया जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्लियर ना? तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।